पासबाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। राजेश खन्ना की फैमिली का जो ये घर है, ये उसकी बैरूनी दीवार है जहाँ सारी टाइलें लगी हुई हैं। बड़ा पुराना घर है और इसके बारे में कहा जाता है कि सतगरा उकाड़ा में ये राजेश खन्ना का घर है। इस मकबरे के ऊपर एक गुंबद है और यहाँ आवाज बहुत गूंजती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की नहर पर और यहाँ पर एक अंडरपास है जिसका नाम है चाकर आज़म रिंद। जी हाँ, चाकर आज़म रिंद कौन थे? और हम यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं इस अंडरपास से, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कौन थे और इस अंडरपास का नाम इनके नाम पर क्यों रखा गया। माजी के गुजरे हुए ये हीरो, इनका ताल्लुक बलोच कबाइल से था। ये एक गैरतमंद बलोच थे और इनकी कहानी क्या थी, क्यों इस अंडरपास का नाम उनके नाम पर रखा गया, आए मैं सुनाता हूँ इसकी कहानी और आपको लेके चलता हूँ इनकी कब्र पे और वहाँ चल के मैं बताऊँगा इनकी तारीख। बहादुरों का इंतकाम भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो मेरे ऊंचे कलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, ये कहना था मीर चाकर आज़म रिंद का, जो शुजाअत और बहादुरी की जिंदा तस्वीर था और बलोचों की शान था। मीर चाकर आज़म रिंद सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि बलोचों की जवामर्दी और फ़ख्र का नाम है। चाकर आज़म की ज़िंदगी को देखकर राजपूतों का वो कौल समझ में आता है कि जान जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही दो वादे मीर चाकर आज़म रिंद ने किए थे, फिर अपनी ज़बान की पासदारी के लिए 40 साल मैदान जंग में लड़ते लड़ते गुजार दिए पर कौल नहीं हारा। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है, मैं तेज़ी से सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस कहानी को मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो आपको बहुत मज़ा देगा। पहली कहानी ये बयान की जाती है कि आज से तकरीबन 500 साल पहले सिब्बी और बोलान के मुकाम पर दो कबीले आबाद थे। एक रिवायत के मुताबिक रिंद और लाशार कबाइल भाई भाई थे। लाशार का सरदार मीर गोहराम और रिंद कबीले का सरदार चाकर रिंद था। ये वो वक्त था जब शेर शाह सूरी ने शहनशाह हिंद हुमायूं को शिकस्त दी और हुमायूं ईरान की तरफ भाग निकला। शेर शाह की फ़ौजों ने उसका पीछा किया। उस ज़माने में तरीका ये हुआ करता था कि भागते दुश्मन को पीछे से मारा जाता था ताकि दोबारा इक़्तिदार को ख़तरा ना हो। करीब था कि शेर शाह सूरी की फ़ौजें हुमायूं को गिरफ़्तार कर लेती या मार देती। हुमायूं बलूचिस्तान के इलाके सिबी में दाखिल हो गया, जहाँ उस वक्त मीर चाकर रिंद की हुकूमत थी। हुमायूं ने मीर चाकर रिंद से मदद तलब की। बलोचों का असूल होता है कि जब कोई पनाह या मदद तलब करे तो वो उसे पनाह और मदद ज़रूर देते हैं। चाकर आज़म की फ़ौज जब शेर शाह सूरी की फ़ौज के मुकाबले आई तो वो तादाद में कम थे। वैसे भी कई दिनों के सफ़र और हुमायूं की तलाश में शेर शाह सूरी की फ़ौज की ये टुकड़ी थक भी चुकी थी और तादाद में भी चाकर रिंद की फ़ौज से बहुत कम थी। शेर शाह सूरी के फ़ौजी दस्तों ने वापसी में ही आफियत जानी और हुमायूं चाकर आज़म रिंद की मदद से बचकर फ़ारस निकल गया। इस वाक़या के कुछ अरसे के बाद एक और वाक़या हमें तारीख़ में मिलता है और वह ये कि बोलान के इलाके में एक मालदार जवां साला खूबसूरत औरत माई गौहर अपनी एक छोटी सी रियासत में रहा करती थी। नहायत खूबसूरत थी, 5 बहनों में से सबसे बड़ी थी और भाई ना होने की वजह से अपने शौहर के साथ ऊँटों का कारोबार किया करती थी। एक रोज़ उसका शौहर नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हो गया। इलाके के सरदार होने के नाते लाशार कबीले के सरदार मीर गोहराम खान ने गौहर को निकाह की पेशकश की। माई गौहर, जो कि उस वक्त 6 या 8 साला बेटे की माँ भी थी, ने मीर गौहर खान से शादी से इनकार कर दिया। इस इनकार को सरदार गोहराम ने अपनी बेइज्जती तस्वुर किया और माई गौहर की चरागाहों पर भारी टैक्स आयद कर दिया। इसके अलावा दीगर हवालों से भी माई गौहर की ज़िंदगी अजीरन कर डाली। माई गौहर अपने माल मवेशी लेकर बोलान से सिब्बी चली गई और वहाँ के हाकिम सरदार मीर चाकर रिंद से पनाह तलब की। मीर चाकर रिंद ने गौहर की कहानी सुनकर ना सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि एक बहुत वसी व अरीज़ चरागाह भी अता कर दी, जहाँ पर माई गौहर रहने लगी। इस वाक़या से पहले लाशार और रिंद कबाइल में झगड़ा तो ना था मगर मिलना जुलना बहुत ज़्यादा न था। मगर लाशार सरदार गोहराम को माई गौहर को पनाह देने पर बहुत गुस्सा आया था।
खुदा का करना ऐसा हुआ कि लाशार का भतीजा सालार सिब्बी के इलाके में चला गया। वहाँ जाकर उसने रिंद के बेटे शहदाद रिंद से घोड़ा सवारी में मुकाबला किया। तारीखदान लिखते हैं कि दोनों के घोड़े बराबर थे, मगर काजी ने जीत का फैसला चाकर रिंद के बेटे शहदाद के हक में कर दिया। सालार गुस्से में अपने साथियों के साथ वहां से निकला। रास्ते में एक चरागाह में चरते हुए ऊँटों के 50 बच्चे ज़िबा कर डाले और अपने कबीले की तरफ चल पड़ा। दरअसल ये इलाका वो चरागाह थी जो चाकर आज़म ने माई गौहर को अता की थी। माई गौहर शिकायत लेकर चाकर आज़म रिंद के पास पहुंची। चाकर रिंद को गलत फहमी हो गई कि गौहर के जानवर लाशार सरदार ने जानबूझकर कत्ल करवाए हैं, क्योंकि गौराम को इस बात का कलक था कि मैंने माई गौहर को पनाह दी है। अब खुदा जाने किसने गलत फहमी पैदा की थी या चाकर आज़म रिंद के दिमाग की इख्तरा थी। मीर चाकर रिंद ने गुस्से में आकर गौराम खान के भतीजे सालार खान का पीछा किया और उसे उसके साथियों समेत कत्ल कर डाला। इस कत्ल के साथ जिस जंग का आगाज़ हुआ वो जंग अगले 30 साल लाशारियों और रिंद के दरमियान चलती रही। इस जंग का इख्तिताम कुदरती तौर पर यूँ हुआ कि दोनों कबाइल कमज़ोर हो चुके थे। फिर एक और कबीले ने लाशार पर हमला कर दिया और वो उसके साथ जंग में मुब्तला हो गया। इसी असना में एक तीसरे जंगजू कबीले के सरदार डोडा खान ने हमला कर दिया और चाकर आज़म रिंद को इलाका छोड़कर मुल्तान आना पड़ा। मुल्तान के हाकिम से हाथ मिलाने के बाद चाकर आज़म ने एक इलाके ऊका की तरफ हिजरत की और इस जगह को अपना मस्कन बना लिया। दोस्तों, मैं सुबह सुबह लाहौर से निकला और यहाँ पहुँचा हूँ सतगरा, ज़िला उकाड़ा, मकबरा मीर चाकर आज़म रिंद। जी हाँ, एक बलोच सरदार, एक बलोच हीरो की कहानी मैं आज आपको सुनाने आया हूँ और मैं आपको लेके जा रहा हूँ उनके मकबरे पे। मैंने आपको लाहौर का एक अंडरपास भी दिखाया और ये देखिए सामने फसलें लगी हुई हैं और कितना खूबसूरत माहौल है और यहाँ पर उनका मकबरा बनाया गया है। बलोचों के बारे में कहा जाता है हिफायत के बड़े पाबंद होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं, बड़े गयूर होते हैं। तो एक ऐसे ही गैरतमंद बलोच की आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आए चलते हैं उनके मकबरे पे। दोस्तों, लाहौर से 122 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं उकाड़ा में यहाँ सतगरा में पहुँचा हूँ और मेरे पीछे अगर आप वहाँ सामने देखें तो वो सामने जो है मकबरा है मीर चाकर आज़म का। और ये सारी एफ़र्ट जो मैंने की और मैं इतनी दूर आया उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं आपको मीर चाकर आज़म का मकबरा दिखा सकूं। बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है और बारीक टाइल का बना हुआ है और ये एक बलोच ऐसा एक सरदार जिसने शहंशाह हुमायूं को सपोर्ट किया ताकि वो अपनी मसनद वापस ले सके शेरशाह सूरी से। अगर आप देखें यहाँ की जो गलियाँ हैं सतगरा की, ये बारीक ईंट की बनी हुई है सारी और ये दूर तक अगर आप देखें तो ये एक सिलसिला और एक पुराने शहर का सिलसिला है जो दूर तक नज़र आता है आपको। और इस तरफ जब आएँ ये हिस्ट्री लिखी हुई है, मीर चाकर आज़म रिंद बलोच कबीले के अजीम सरदार थे। जी हाँ, मैंने भी आपको ये बताया। और मीर चाकर आज़म का ये मकबरा एक कौमी असासा भी है और हेरिटेज है हमारा। और वहाँ दूर अगर आप देखें वहाँ सामने एक घोड़े पर उनका एक मुजस्मा लगाया गया है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है अगर आप इसको देख सकें। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है और मीर चाकर आज़म ही ढाल थे मुग़लों के लिए। दोस्तों, ये वही जगह है जहां आज मैं आपको लेकर आया हूं। इस जगह का नाम आज सतघरा है और मौजूदा उकाड़ा में मौजूद है। दूसरा वाक़या ये है कि जब शेरशाह सूरी को चाकर आज़म रिंद की शुजाअत और बहादुरी बारे इल्म हुआ तो उसने चाकर रिंद की तरफ न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि मुल्तान का हाकिम बनाने का वादा भी किया, मगर चाकर रिंद ने इनकार कर दिया। शेरशाह सूरी को इस तरफ से हुमायूं की वापसी का खतरा था। उस खतरे के पेश नज़र सूरी इस इलाके के जंगजुओं को अपने साथ मिलाना चाहता था। चाकर रिंद के इनकार की वजह यह थी कि बड़े बड़े सरदारों और ईरान के हुक्मरानों की तरफ से चाकर रिंद को सिफारिश की गई थी कि वो हुमायूं का साथ दे और हुमायूं को तख्ते दिल्ली वापस लेने में मदद करे।
चाकर आजम रिंद वादा कर चुका था। ये वो वक्त था कि पिछले 30 साल लाशार से लड़ाई में ये कबीला कमज़ोर तो ना हुआ था मगर असाबी तौर पर थक चुका था। वैसे भी चाकर रिंद जानता था कि मुग़लों ने आज नहीं तो कल शेरशाह सूरी से तख्त दिल्ली छीन ही लेना है। शेरशाह सूरी ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया कि चाकर रिंद वफादारी बदल ले, मगर चाकर रिंद हर बार नहायत एहतराम के साथ इनकार कर देता। एक तरफ फारस में हुमायूं फ़ौज इकट्ठी कर रहा था और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी ने चाकर रिंद को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। शेरशाह पहले ही मगरबी पंजाब में सुल्तान सारंग गखड़ से तंग था, ऊपर से यहाँ उकाड़ा में एक बिलोच सरदार ने उसके नाक में दम कर रखा था। इससे पहले कि शेरशाह चाकर रिंद की फ़ौजों से टकराता, कालिंजर किला पर हमले के दौरान बारूद फटने से शेरशाह सूरी मारा गया। ये मकबरा जो है ये 4 एकड़ से ज़्यादा जगह पर मुहित है और ये जो कब्रें हैं इनके बारे में कहा जाता है ये चाकर आज़म के रिश्तेदारों की कब्रें हैं और इसकी बड़ी बुरी हालत थी। ये देखें बिफ़ोर अगर आप गौर करें तो ये सूरत हाल थी और जब इसको टफ टाइल लगाकर और रिकवर कर लिया गया तो ये वाली सूरत हाल हो गई आफ्टर। और ये किला जो मैं भी आपको किला दिखाऊंगा ये उसकी दीवारें ये हालत थी और आफ्टर ये देखिए कितना वो हो चुका है, रिकवर हो गया ये। और अगर आप ये देखें ये मकबरा ऐसे था और अब इसको जब तैयार किया गया और इसकी रेनोवेशन की गई तो ये इतना खूबसूरत लगने लग गया। तो मीर चाकर आज़म रिंद जिनके नाम पर लाहौर में एक अंडर पास है नहर के ऊपर, मैं यहाँ आपको लेकर आया। तो इस मकबरे के ऊपर एक गुंबद है और यहाँ आवाज़ बहुत गूंजती है, हेलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कितनी खूबसूरत टेक्निक से बनाया गया है ये देखें इसका गुंबद। और जब आप यहाँ ताली बजाएं वो भी गूंजती है और जब आप कुछ बोलते हैं तो वो भी गूंजता है। आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर यहाँ आइएगा ताकि आपके बच्चे जान सकें कि इस मट्टी के हीरोज़ कौन थे। शेरशाह सूरी की मौत के साथ ही सतघरा से जंग का खतरा टल गया। शेरशाह का बेटा तख्ते दिल्ली पर बैठ गया। हुमायूं ने मौका गनीमत जाना और तख्ते हिंदुस्तान वापस लेने के लिए चाकर आज़म रिंद से मदद मांगी। चाकर रिंद ने अपने बेटे शहदाद की कमांड में 40,000 बिलोच जंगजू हुमायूं के साथ कर दिए। इस फौज ने शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह सूरी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया और हुमायूं तख्ते दिल्ली पर विराजमान हो गया। और यूं तख्ते दिल्ली चाकर आज़म रिंद की वजह से मुग़लों को वापस मिल गया। हुमायूं ने उकाड़ा और गिरदो नवा का इलाका चाकर रिंद को जागीर के तौर पर अता कर दिया और टैक्स में छूट भी दे दी। फिर चाकर आज़म रिंद ने इस जगह पर 500 साल पहले एक किला तामीर करवाया जिसका नाम सतघरा रखा गया। चाकर आज़म रिंद का ये मज़ार और इस तरफ अगर आप देखें तो ये है किले की दीवार और इसकी काफ़ी रिपेयरिंग करके इसको बचाया गया। पहले इसकी बड़ी मखदूश सूरत हाल थी और वो जो किले में एक आर्च होती है जहाँ पर फ़ौजी खड़े होते हैं और वहाँ से बंदूकें या तीर चलाया जाता है, वो देखें वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो सारी गली सजी हुई है ये आक़ा दो जहां सरकार मदीना की आमद ईद मिलादुन्नबी की खुशी में ये सारी सजी हुई है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये आए मैं आपको आगे आके दिखाता हूँ। दोस्तों सतघरा जो है बड़ा कदीम शहर है। ये देखें यहाँ की जो आम गलियों के अंदर जो इमारतें हैं बारीक टाइल की बनी हुई हैं और ये बड़े पुराने लकड़ी के दरवाज़े। और ये मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो किला है किले की ये दीवार है जिसको प्रिजर्व कर लिया गया है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखा सकूं ऊपर ये देखें ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं किले के अंदर दीवार में, यहाँ से बंदूकें और तीर चलाए जाते थे। बड़ा कदीम शहर है और इसकी अगर कोई भी दीवार देखें, ये इस तरह सामने वाली दीवार देखें, इसमें ऐड कर दी गई है बड़ी ईंट। अदरवाइज़ ये जो छोटी टाइल की बनी हुई ये ईंट है दीवार है और ये जो दीवार है इसके ऊपर ईंटें लगाकर इसको कवर कर लिया गया है।
बड़ा कदीम शहर, और इस शहर की जो तारीख़ है वो कमोबेश 1500 से 2000 साल पुरानी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला सतगरा के मेन गेट पे, और ये उसका दाखिली रास्ता है जिसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। और अगर इस तरफ भी आप देखें तो इसके अंदर ऊपर वाले पोर्शन में तामीरात कर ली गई हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के पास किला सतगरा में। आए इस गेट से अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले के अंदर है क्या। और ये देखें, जब हम यहाँ दाखिल होते हैं तो किले के अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन के ऊपर देखें, वो सारा ऊपर अगर आप देख सकें तो अब किले की ये हालत है। और यहाँ पर दुकानें बन चुकी हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत तुसी? ठीक ठाक। ये आप आलू की टिक्कियाँ बेच रहे हैं? आलू की टिक्कियाँ, समोसे, पकौड़े और नान तले हुए। वाह, समोसे, पकोड़े, तले हुए नान। दोस्तों, ये इस शहर की किले के अंदर जो वॉल सिटी है, ये वॉल सिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े कदीम घर अभी मौजूद है जो खस्ता हाल है। ये देखें, ऐसा कदीम शहर आपने शायद पहले ना देखा। या ये वाली गली अगर आप देखें, इस गली में भी ये सारे जो मकान हैं वो कदीम हैं। इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज करार देना चाहिए। इस तरह की इमारतें अगर ज़ाया हो गई, मैं जब कहीं भी दुनिया में जाता हूँ या यूके में जब मैं देखता हूँ 1500 2000 साल पुरानी इमारतें, तो मुझे बड़ा दिल करता है कि मेरा पाकिस्तान और उसके असासे और उसका हेरिटेज भी इसी तरह संभाल लिया जाए जैसे तरक्की याफ्ता दुनिया ने संभाल रखा है। और ये इसी तरह वो दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा है जो बहुत दूर है। तो ये शहर है, कदीम शहर है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज करार देकर प्रिजर्व करने की अशद ज़रूरत है। किला सतगरा के दूसरे दरवाजे से निकलें तो कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है। और ये देखें फसील किला की, और फिर वो आर्चिस जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीरंदाज और बंदूकें लेकर खड़े होते थे। और अगर इस तरफ देखें, एंड पे चले जाएं तो फिर आपको मीर चाकर आज़म का जो मकबरा है वो दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ देखें, लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम है, पुराने शीशे लगे हुए हैं, बड़ी कदीम बिल्डिंग है ये, इस पर लोहे का और लकड़ी का काम किया गया है और ऊपर रंगीन शीशे हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी बरसात और इतने अरसे के बावजूद ये लकड़ी भी ख़राब नहीं हुई, ये लोहा भी ख़राब नहीं हुआ। तो सतगरा उकाड़ा के पास है और मैं किले के दरवाजे पे मौजूद हूँ। वॉल सिटी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कालू खन्ना कोई रहा करते थे बिफोर पार्टीशन। और इनके बारे में कहते हैं राजेश खन्ना के ये कोई अजदाद में से दादा थे या परदादा थे, जो भी थे। मैं आपको घर दिखाता हूँ जहाँ पर राजेश खन्ना के बड़े रहा करते थे। जी हाँ, ये घर है और बड़ा पुराना घर है और दूर तक अगर देखें बड़ी खूबसूरत हवेली है ये। और इस घर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई कालू खन्ना साहब रहते थे जो राजेश खन्ना के बड़ों में से थे। तो राजेश खन्ना का ये घर मुझे यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि राजेश खन्ना के रिश्तेदार जब भी पार्टीशन के बाद आए तो पुलिस आके इस घर को खाली कराती थी और फिर वो इस घर में कुछ वक्त गुजार कर चले जाया करते थे। राजेश खन्ना की फैमिली का जो ये घर है, ये उसकी बैरूनी दीवार है जहाँ सारी टाइलें लगी हुई हैं। बड़ा पुराना घर है और इसके बारे में कहा जाता है कि सतगरा उकाड़ा में राजेश खन्ना के बड़े यहाँ रहते थे। ये राजेश खन्ना का घर है। सतगरा गांव में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर। इस मंदिर का नाम जो है वो है सतगरा मंदिर। और जो मैंने आपको अंदरूनी इलाका दिखाया, यहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जिसमें मैंने आपको राजेश खन्ना का घर भी दिखाया। और ये पीछे जो मंदिर है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये कमोबेश 2 से 2500 साल पुराना मंदिर है। और इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से गुज़रने के लिए एक बहुत बड़ा खाला है, नाला गुज़रता है यहाँ से, उसको पार करना पड़ेगा। तो आए चलते हैं मंदिर के अंदर। मीर चाकर आज़म रिंद, जिनके नाम पर लाहौर में एक अंडर पास है नहर के ऊपर, मैं यहाँ आपको लेकर आया। मैंने आपको उनका मकबरा दिखाया और उनकी कहानी सुनाई। ऐसे दलेर बहादुर
बलोची हीरोज़ की कहानी सुनानी बहुत ज़रूरी थी। और मैं जब सिंध में जाऊंगा तो सिंध के हीरोज़ की कहानी सुनाऊंगा, और KPK और कश्मीर में जाऊंगा तो वहाँ के हीरोज़ की कहानी भी सुनाऊंगा। आप तमाम की तरफ से, मेरी तरफ से अजीम शान सपा सलार बलोच सरदार मीर चाकर आज़म रिंद को आपका और मेरा सलाम। मुझे इजाज़त दीजिए इस मकबरे से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।